हेलो एंड वेलकम। आज हम सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आपको उसकी रेट की इक्वेशन लिखनी पड़ जाए उसकी स्टोइचियोमेट्री को इंक्लूड करते हुए तो वो कैसे लिखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मान ले ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। अच्छा, आपको इस इक्वेशन के लिए रेट इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट है वो आप इंडिविजुअली हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हो, क्योंकि रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो ए की भी कंसंट्रेशन चेंज होगी और बी की भी चेंज होगी, इसलिए रेट आप इसके रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो और इसके रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। इसलिए सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में लिखें तो बताओ चेंज क्या होगा, वो होगा डी ए, पर यूनिट टाइम क्या होगा dt। तो इसके रेट का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये रिएक्टेंट है तो आगे क्या आता है माइनस, ये हमने सीखा था। ये इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन है, माइनस की डी बाय डी टी, तो ये रेट हो गई ए की घटने की। ऐसे ही बी के बनने की रेट क्या होगी, अपीयरेंस की रेट क्या होगी, वो होगी dB बाय dt। क्योंकि बी प्रोडक्ट है तो आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये सब पूरा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस इक्वेशन के लिए रेट की इक्वेशन बन गई। रिएक्टेंट के आगे क्या लगा है, माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट के आगे क्या लगा है, प्लस डीबी बाई डी टी, किसके बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। अच्छा, हमने इसको सीखा है इसलिए मैंने अभी इसमें स्टोइचियोमेट्री को इंक्लूड नहीं किया। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो रिएक्टेंट के आगे जो नंबर लिखा होता है ना वो स्टोइचियोमेट्री होती है। जैसे मान लो आप कहोगे कि 2NO2 किसी में चेंज हो गया, तो जो 2 लिखा हुआ है ना NO2 के आगे, ये स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है। तो यहां मैंने इन दोनों की स्टोइचियोमेट्री 1 ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन इसको मैं चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, ये हमको सीखना है। देखो अब स्टोइचियोमेट्री को लेके आते हैं, ध्यान से देखना। अगर इसी ए के आगे में कुछ x लगा दूं, x क्या है, वो नंबर है जिससे a मल्टीप्लाई हुआ है। ये कन्वर्ट हुआ मान लो YB में, कन्वर्ट किस में हो गया, YB में है। या x और y क्या है, यहां x और y है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप a के घटने की रेट बताओगे तो वो क्या होती है, वो होती है माइनस के डी ए माइनस के डी ए बाई डी टी, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा इस एक्सप्रेशन के 1 में आती है, तो आगे क्या लग दूंगा 1/x। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, देखो b के बनने की रेट क्या होगी, वो होगी प्लस के dB बाय dt, ठीक है। और इसके अपोन में कौन आ जाएगा, ये 1/y, क्योंकि मैंने बताया है जो भी कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो हमेशा इसकी रेट के 1/1 में आएगा, ठीक है। ये सब किसके बराबर होगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन के। अच्छा, इसके डेरिवेशन भी है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मतलब ये इसके अपोन में क्यों जा रहा है, लेकिन उसमें हमको जाना नहीं है। आप बस इसको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेशन उससे निकलता कुछ नहीं निकलेगा, यही जो आप डायरेक्ट सीख लो कि आपके पास जो भी कोफिशिएंट होगा डायरेक्ट क्या होगा, इसके अपोन में चले जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टोइचियोमेट्री के रिलेशंस बन गए आपस में। या अगर स्टोइचियोमेट्री आ जाए तो आप कैसे किसी रेट का एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लो आपको कहा है कि 2A प्लस 3B, ये दे रहा है आपको 4C प्लस D। आपसे कहा है कि इसके रेट की इक्वेशन बनाओ, क्या होगी। तो देखो सबसे पहले ए के घटने की रेट क्या है, ए के डिसअपीयर होने की रेट क्या है, वो है माइनस के डी ए बाय डी टी। अच्छा, एक और चीज, आप इस डी की जगह डेल्टा भी यूज ले सकते हो। मैंने बताया था रेट दो तरह की होती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा आप उसे यूज ले लो। अगर आपको जो टाइम का चेंज दे रखा है तो आप कौन सी एवरेज यूज लोगे, और अगर आपको टाइम का चेंज नहीं दे रखा तो आप कौन सी यूज ले लो, इंस्टेंटेनियस। बाकी दोनों यूज ले सकते हो आप, ठीक है। तो ए के डिसअपीयर होने की रेट क्या है, माइनस के डी ए बाय डी टी, माइनस क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट है। अच्छा, आगे क्या लगा हुआ है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से, ठीक है, या फिर 2 को मैं अपन मिल गया। अच्छा, इक्वल, प्लस मत लगा देना, यहां मैंने बताया था इंडिविजुअली हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रेट बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, यहां बी अब भी क्या है, बी अभी भी रिएक्टेंट है, तो क्या लिखूंगा माइनस के डीबी बाय डी टी,
3 मल्टीप्लाई है ना, तो वो कहाँ चले जाएगा 1/3 में। इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है तो क्या आएगा प्लस के डी सी बाय डी टी। आगे क्या लगा हुआ है 4, तो क्या लगा दूंगा 1/4 इज इक्वल्स टू, इसका कुछ नहीं लगा हुआ तो एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या लिखोगे प्लस के डी बाय डी टी। ये सब किसके बराबर होता है, ये सब होता है बराबर रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना ली, इस इक्वेशन की या फिर इस केमिकल रिएक्शन की एक रेट इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि इतना मुश्किल तो है नहीं, ये बहुत आसान है। ठीक है, जो भी स्टोइचियोमेट्री दे रखी है उसको 1/4 में ले जाना, और इसके घटने या बढ़ने की रेट का एक्सप्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो क्या होता है माइनस के डी ए बाई डी टी, या फिर प्रोडक्ट हो तो प्लस के डी सी बाई डी टी। ओके, तो बहुत ज्यादा मुश्किल ये है नहीं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो जनरली हमसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्जामों का नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए सब में पूछा गया है। ठीक है, देखो जैसे मान लो आपको 2A + B = 3C, ये एक केमिकल रिएक्शन है। आपको कह दिया रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन। एक गिवन है आपको कितना, मान लो 0.3 इंटू 10⁻³ मोलर या अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे रखा है रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू इतना दे दिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पहला पूछा है फाइंड रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आप बताओ बी की रेट बताओ घटने की, ए की घटने की रेट दे रखी है आपको, तो बी के भी डिक्रीज होने की रेट बता दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है, जब आपने इतना कर लिया तो एक और काम करो। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो सी के बनने की रेट भी बताओ, क्योंकि देखो ए भी घटेगा, बी भी घटेगा और सी बनेगा, तो उसी अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और आपको दिया है कि ए के घटने की रेट दे रखी है। सबसे पहले तो आप देखें जो आपको दिया है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ध्यान से देखो, आपको दिया है ए के डिक्रीज होने की रेट। अच्छा, ए के डिक्रीज होने की रेट क्या होती है, वो होती है माइनस के डी ए बाय डी टी। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब बस इतना ही होता है। स्टोइशियोमेट्री से तो हम उस पूरी इक्वेशन में रिलेट करते हैं। स्टोइशियोमेट्री का इस गिवन डेटा से कोई भी मतलब नहीं होता है। गिवन डेटा का मतलब यह है कि डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और वो हमने ये पढ़ा है। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन सेकेंड। ये आपको गिवन है, इतना आप ध्यान रखोगे। अब देखो आपको फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी भी निकालना है और सी के बनने की रेट भी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन का क्या लिख दो, रेट की इक्वेशन लिख दो। इस केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिख दो। वो क्या बनेगी, वो बनेगी, देखो जल्दी से लिख देते हैं इसको, 1/2 माइनस के डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू, या 1 है तो कुछ लिखेंगे नहीं, माइनस के डी बी बाय डी टी डायरेक्ट लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, ये सी प्रोडक्ट है 1/3 प्लस के डी सी बाय डी टी इज इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब मुझे बताओ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी के घटने की रेट बताओ, और बी की घटने की रेट क्या होती है, माइनस के डी बी बाय डी टी, माइनस के डी बी बाय डी टी। ये निकालना है भाई, ये निकालना है। और देखो ये रहा, ये जो निकालना है वो ये रहा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जब दूसरी चीज पता हो। अच्छा, आपको पता क्या है, माइनस की डी ए बाई डी टी पता है, इस वैल्यू की तरफ पुट कर दो। यानी आपको ये निकालना है, आपको ये पता है, तो इस पूरे इक्वेशन में से ओनली इतना पार्ट उठा लो, क्योंकि उठा सकते हो क्योंकि सब बराबर में है, तो आप चाहे जो उठा लो। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट निकाल लिया। इतना पार्ट निकाले तो क्या बना, 1/2
माइनस के डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी बी बाई डी टी। ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3 रख दो उसमें, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको आप ऐसा कर सकते हो। ओके, अच्छा जब इसको आप सोल्व करोगे, अच्छा ये क्या है यूनिट, इसकी भी रेट में ही आएगी, कोई खास बात नहीं है। अच्छा मैं इसको 30 लिख लूँ, 10⁻⁴ कर दूँ, तो ये आएगा 15 इंटू 10⁻⁴ मोलर अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये इसको सोल्व करने पर आया है। ठीक है, चौका नंबर कैसे आ गया, पावर सोल्व किए बस। ठीक है, तो 15 इंटू 10⁻⁴ आंसर आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी के बनने की या फिर सी के अपीयरेंस की रेट भी आपको निकालनी है, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सॉल्यूशन मैं रफ कर रहा हूं, ये लो रफ कर दिया इसको। देखो अब आपको क्या निकालना है? सी के बनने की रेट। अच्छा सी के बनने की रेट क्या होती है? वो होती है प्लस के डी सी बाय डी टी, बस ये होती है सी के बनने की रेट। ठीक है, अच्छा वो ये रही है, देखो ध्यान से देखो, ये रही, ये निकालनी है प्लस के डी सी बाई डी टी। ठीक है, अब आपको ये भी पता और आपको ये भी पता, आपकी मर्जी जो उठा लो। ठीक है, आपकी जो मर्जी उठा लो। अच्छा आपको ये गिवन था ना, तो आप इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, तो ये दोनों मैं ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी इक्वल में ही है। तो क्या बनेगा देखो, 1/2 माइनस के डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस के डी सी बाई डी टी, ये बनेगा। अच्छा आपको वैल्यू किसकी पता करनी है? इसकी वैल्यू पता है, ये दे रखी। ठीक है, और ये तो कोफिशिएंट है, तो हम सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे सोल्व होगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ डी सी बाई डी टी। अच्छा डी सी बाई डी टी कैसे आएगा? जब 3 उधर मल्टीप्लाई में होगा, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू इसकी वैल्यू ये रही 0.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, -3। ओके, तो अब आप इसको बस सोल्व कर लेना जो भी आए। ठीक है, उसमें टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, बस मेरे को मेथड सिखाना है, मेथड आप सीख गए होंगे। अच्छा आप चाहो जो निकाल लो, अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो आप बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेता, तो आप चाहे इसके इक्वल रख दो, चाहे आप इसके बराबर रख दो, चाहे आप इसके बराबर रख दो, किसी के बराबर रख दो, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इससे भी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन किया है ना, ये हमने किया है कंसंट्रेशन की टर्म्स में। अच्छा मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपकी रिएक्शन के सारे कंपोनेंट यानी आपकी रिएक्शन के सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अगर गैस स्टेट में हो तो क्या करोगे? तब आप कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर में आंसर देना ज्यादा अच्छा समझते हो। अब मैं आपको एक प्रेशर का भी क्वेश्चन करा देता हूं। जेईई नीट में बहुत क्वेश्चन पूछता है प्रेशर के। ठीक है, पागल ही कर देगा प्रेशर के क्वेश्चन पूछ के। आप प्रीवियस ईयर देखना, खूब पूछे। देखो एक रिएक्शन ले लेते हैं थोड़ी स्टैंडर्ड, N2O5। काइनेटिक्स में N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो एक मॉडरेटली स्लो प्रोसेस है, तो उसको काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा क्या बनता है? N2O4 प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, ये होना चाहिए। अच्छा ये भी गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है, और ये भी गैस स्टेट में, सभी गैस स्टेट में है। अच्छा गैस स्टेट में ये आपको रिएक्शन तो दे दी, अब उसने कहा क्या? देखो उसने कहा इनिशियली। ठीक है, जो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है, प्रेशर दे रखा आपको, मान लो 114 mmHg। ठीक है, इनिशियली क्या दे रखा है प्रेशर आपको? 114 mmHg। एंड आफ्टर 25 मिनट, प्रेशर इज मान लो 133 mmHg। आपको पता है mmHg प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, ये कह दिया। और इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है।
ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं हम इसको, दोनों में करेंगे, प्रेशर में भी कर लेंगे और कंसंट्रेशन में भी कर लेंगे। देखो इनिशियली का मतलब क्या है, इनिशियली का मतलब है कि आप t बराबर 0 पर बात करोगे। इनिशियली का मतलब क्या है कि t बराबर 0 पर। अब मुझे बताओ t बराबर 0 पर क्या होगा, t बराबर 0 पर ओनली ये प्रेजेंट होगा, ना ये होगा ना ये होगा। तो बताओ t बराबर 0 पर जो प्रेशर है वो ओनली किसके कारण होगा, वो होगा N2O5 गैस के कारण। t बराबर 0 मतलब समझ गए ना, जब ओनली रिएक्टेंट रखा है, प्रोडक्ट नहीं बना है, यानी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब जो भी प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा वो ओनली N2O5 या फिर रिएक्टेंट के कारण होगा, उस टाइम प्रोडक्ट थे ही नहीं। लेकिन आफ्टर 25 मिनट यानी टाइम आगे गया, टाइम आगे जाने का मतलब क्या है कि रिएक्शन आगे गई होगी, इसका मतलब ये कुछ घटा होगा, ये कुछ बने होंगे। फिर प्रेशर कितना आ रहा है 133 mmHg, इसका मतलब क्या है कि ये जो 133 mmHg है ना, इस पूरे कंटेनर में जो पूरी गैसें है ना, सबका मिला के प्रेशर दे रखा है आपको। ठीक है, क्या ये बात समझ गए। और निकालने का आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो बस आप इसमें दो ही डेटा याद रखो, एक तो पी इनिशियल याद रख लो और एक पी टोटल या फिर पी फाइनल याद रख लो 133। ठीक है, अच्छा ये गलती मत कर देना कि डेल्टा पी आप इसको इसमें सबट्रैक्ट करके निकाल लो, ये नहीं है। ये क्या है, ये तो प्रेशर है ओनली इसका, और ये जो प्रेशर है वो सबका है। ठीक है, लेकिन आप तो एक ही रिएक्टेंट का इनिशियल और एक ही रिएक्टेंट का फाइनल लगाते हो फॉर्मूले में, इसलिए ये गलती मत करना कि आप इसको इसमें सबट्रैक्ट करके डेल्टा पी निकाल लो, नहीं ऐसा नहीं करोगे आप। ठीक है, ये गलती है, यही करते हैं ज्यादातर लोग। ओके, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, देखो बस दो प्रेशर याद रखो आप, डेटा के लिए दो प्रेशर याद रखो। वो कौन कौन से हैं यहां लिख देता हूं मैं। एक तो है पी इनिशियल वो है 144 और एक पी टोटल है वो है 114 और जो पी टोटल है वो क्या है 133। बस दो डेटा याद रखो। टाइम क्या है 25 मिनट। ओके, अब हम t इक्वल्स टू 0 ध्यान रखो, t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। t इक्वल्स टू 0 वो टाइम है जब ओनली ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। उस टाइम का प्रेशर कितना था 144, तो वो ओनली इसका होगा, यानी 144 था ना, इसका कुछ प्रेशर था ना इसका कुछ प्रेशर, तो मैंने 0 प्रेशर लिखा है। अब देखो जब t इक्वल्स टू 25 मिनट हुआ, t इक्वल्स टू 25 मिनट हुआ, तब इसका प्रेशर में से कुछ घटा होगा, यानी 144 में से कुछ घटा होगा, मान लो p घट गया। अब आपको पता है जितना ये घटता है उतना ये बनते हैं। ठीक है, तो 144 में से कितना घटा p, तो ये कितना बनेगा p और ये कितना बनेगा 1/2p। ठीक है, कोई जितना बनता है उससे स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई होती है, ये आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसका काइनेटिक्स को लेने देना नहीं है, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम की चीजें हैं। ओके, अच्छा इसका मतलब t इक्वल टू 25 मिनट। अब बहुत ध्यान से देखना, t इक्वल टू 25 मिनट पर ये भी प्रेजेंट है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब t इक्वल टू 25 मिनट पर जो प्रेशर होगा ना, वो इन तीनों गैसों का मिला करके होगा, और वो कितना दिया था आपको 133 mmHg। वो कितना दिया था 133 mmHg। इसका मतलब मान लो अगर इन सभी का प्रेशर मैं जोड़ दूं तो क्या वो इसके बराबर आएगा, और बिल्कुल आना भी चाहिए। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, कितना है देखो 144 माइनस p इसका प्लस p प्लस हाफ ऑफ p, इसको क्या लिख दिया हम p/2, इसको क्या लिख दिया हम p/2। किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 133, कितना होना चाहिए 133 mmHg के बराबर होना चाहिए। ओके, अच्छा इसको सोल्व करते तो देखो p से तो p कैंसिल, p से p कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 144 प्लस p/2 इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको बस इसको सोल्व करना है थोड़ा सा। तो देखो p/2 को मैंने इस तरफ रखा, इसको इधर भेज दिया। अच्छा ये 114 था, अरे देखो देखो गलती कर दी, ये 114 था। ठीक है, ओके, तो इस 114 को इधर भेजा मैंने, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 133 माइनस 114। ठीक है, तो यहां से जब आप p निकालोगे तो p कितना आएगा, देखो 19 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 38 mmHg। ये आ गया आपके पास में, p कितना आ गया 38 mmHg। ओके, तो p की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस के, इधर लिख देता हूं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगी माइनस के डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी। होगा क्या ऐसा? बिल्कुल होगा। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना है? अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं ले रहे तो हम ये क्या ले लेते हैं? प्रेशर में चेंज। इसको प्रेशर में चेंज मान लेना, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके प्रेशर में चेंज का मतलब क्या है? क्या लिख दूं क्या? प्रेशर, प्रेशर लिख देते ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2O5, डेल्टा यानी चेंज, P का मतलब प्रेशर ऑफ N2O5 बाई डेल्टा टी। अब N2O5 के प्रेशर में चेंज देखो, इनिशियल कितना था 144, फाइनल कितना हो गया 144 माइनस के P, और P की वैल्यू कितनी है भाई 38। P की वैल्यू कितनी है 38। तो एक बार डेल्टा P निकाल लें। डेल्टा P कितना आएगा? यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो डेल्टा P निकाल रहा हूँ। डेल्टा P क्या आएगा? सबसे पहले रखते हैं फाइनल, गिरा फाइनल, फाइनल है 114 माइनस P, ये फाइनल रखा, माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है 114, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? माइनस के P बच गया। डेल्टा P क्या आया? माइनस के P। ठीक है, बाहर पहले माइनस लगा हुआ है, ये माइनस P आया तो वो क्या आ जाएगा P, ये क्या आ जाएगा ओनली P। ठीक है, और डेल्टा टी कितना है? टाइम में चेंज कितना है? 25 है, ये लो 25 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 38, तो इसका मतलब क्या है 38/25। ठीक है, 38/25 आंसर है इसका। एक और चीज आप कर सकते हो। अच्छा, 38/25 आंसर तो है, लेकिन इस आंसर की यूनिट क्या है? इस आंसर की यूनिट है mmHg बाय मिनट, mmHg बाय मिनट, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछ ले हमको mmHg में नहीं चाहिए, हमको ATM पर मिनट में आंसर चाहिए, क्योंकि ATM जो है वो मतलब थोड़ी सूटेबल यूनिट है, या आप कहोगे कि थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है जनरली जो बुक में है। बुक में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं या फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो प्रेशर यूनिट होती है वो ATM यूज़ होती है, इसलिए mmHg को आप ATM में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन में यही लिख देता हूं, लो देखो 1 ATM इज इक्वल्स टू क्या होता है 760 mmHg। 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 गैस स्टेट में पढ़ते हैं ये सब। ठीक है, 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mmHg, ये 38 mmHg है। तो अगर इसको ATM में चेंज करना है तो आप इसमें डिवाइड लगा दो किसका, अगर सोचो ना 1 ATM क्या है 760 mmHg, तो mmHg को अगर ATM में चेंज करना है तो 76 का डिवाइड जाएगा, तो इसमें डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बताओ 38/25 डिवाइड लगाऊंगा तो 760 नीचे आएगा, तो सोल्व करोगे ना तो ये आएगा लगभग 0.002 यूनिट क्या बनेगी ATM बाई मिनट, या फिर ATM मिनट इनवर्स, आप इसमें ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर इसको कंसंट्रेशन में चेंज करना है तो मैं आपको पहले बता चुका, एक और पहले लेक्चर में ये बताया था मैंने आपको कि डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा P बाई RT, ये सब बताया था मैंने, उससे आप चेंज कर लेना। डेल्टा P आपके पास में है, ठीक है, तो उससे भी आप चेंज कर सकते हो। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, ठीक है, आप इसको ट्राई करना, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देना है। ठीक है, या आप चाहो तो उसका आंसर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो जहां तक ट्राई हो आप उसको करके इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, JEE लेवल का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आपको A दे रखा है, A कन्वर्ट हो रहा है B में, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो x है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है y है। बहुत ध्यान से सुनना, x एंड y। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आपको इसका रेट लो दे रखा है log, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, log माइनस के dA बाय dt इज इक्वल्स टू प्लस के dB बाय dt। अच्छा, लोग लगाना भूल गए इसमें, रुक जाओ, लोग लगाने दो। लोग प्लस के dB बाय dt, ठीक है, प्लस
0.3 ये दे रखा है। आपको कह रखा है इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बताओ x रेशो y कितना होगा, ये आंसर आपको देना है, यानी x और y का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना और इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सबसे पहले इसका आंसर मिलेगा और हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।